तो आज हम ध्वनियों पर तो बातें करेंगे, लेकिन किन ध्वनियों पर बातें करेंगे? आज हम सिर्फ स्वर ध्वनियों के बारे में बात करेंगे, हिंदी की स्वर ध्वनियों के बारे में। आप उन्हें पहले से ही जानते हैं क्योंकि आपने वर्णमाला सीख रखी है। फिर भी हम यहाँ दोबारा इसलिए सीखेंगे क्योंकि उनमें से बहुत सी स्वर ध्वनियों का उच्चारण हम अभी भी गलत कर सकते हैं और लोग करते हैं। तो एक और तो हम सीखेंगे कि उच्चारण स्वर ध्वनियों का सही सही कैसे करें, और दूसरी ओर हम यह भी सीखेंगे कि इनकी जो मात्राएं व्यंजन ध्वनियों में लगा करती हैं, व्यंजन अक्षरों में लगा करती हैं, वे मात्राएं कैसे लगानी चाहिए और उनको कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जब किताबें पढ़ते हैं और उच्चारण करते हैं किसी भाषा का, तो आपको लिपि का ज्ञान ठीक से होना चाहिए और कौन सी दीर्घ ध्वनि है, कौन सी ह्रस्व ध्वनि है, इसका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि उच्चारण में सबसे अधिक गलतियां इसी में होती हैं कि आप दीर्घ ध्वनि को ह्रस्व करते हैं और ह्रस्व ध्वनि को दीर्घ कर देते हैं। कोई बोलता है किसान, कोई बोलता है किसान। अब किसान को आपने कीसान कर दिया तो गलत हो गया वो उच्चारण। आप किट बोलेंगे तो यह ह्रस्व ई ध्वनि है। इसे कोई बांग्ला भाषी बोलेगा तो सामान्यतः इसे कीट कहेगा। कृपया मुझे अपनी शेविंग कीट दीजिए, यानी दाढ़ी बनाने का की जो किट है वो दीजिए। तो इसी प्रकार से हम भी जब बांग्ला बोलेंगे तो उनसे भिन्न बोलेंगे और गलतियां करेंगे। वे हम पे हंस सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं आप। अगर आपने औरोबिंदो को अरविंद बोल दिया तो फिर हंसेंगे आप पर। वो सभी भाषाओं में विलक्षणताएं और विशेषताएं होती हैं, हमें उनको पहचानना और सीखना चाहिए। तो आइए पहले इस पर आते हैं कि स्वर ध्वनियों के उच्चारण में कहाँ विशेष गलतियां होती हैं। यह देखिए स्वर वर्णमाला, इसमें विशेष गलती होती है री ध्वनि को बोलने में। यह स्वर ध्वनि मानी जाती है, ह्रस्व री ध्वनि, लेकिन कुछ लोग इसे अर्ध स्वर भी मानते हैं। इसे कंफ्यूज करते हैं हम री से। री से ऋषि, ऋग्वेद ऐसे होता है, और र से रस्सी, रमेश ये होता है। दोनों में फर्क क्या है? री ध्वनि स्वर ध्वनि है, इसमें घर्षण नहीं होता, सहज रूप से निकल जाती है, और र ध्वनि या री ध्वनि जो है उसमें काफ़ी घर्षण होता है। आप र बोल कर देखिए, अगर विशेष रूप से देखना चाहते हैं तो र कुछ देर तक बोलिए। र देखिए कितनी बार टैप कर रही है जीभ आपके ऊपर के तालु को, मूर्धा को। तो यह अंतर है र में और री में, इस पर सावधान रहिए। ऋग्वेद को ऋग्वेद बोलिए, ऋग्वेद नहीं बोलिए। ऋषि को ऋषि बोलिए, ऋषि नहीं बोलिए। दूसरी गलती कहाँ करते हैं स्वर ध्वनियों के उच्चारण में हम? वो करते हैं हम ए और ए में। ए और ए में बहुत से बच्चे फर्क नहीं कर पाते, और ए और ए की मात्रा कैसे लगाएं व्यंजन ध्वनियों में, व्यंजन अक्षरों में, इसमें भी बहुत गलतियां करते हैं। हमने अभी मात्रा शब्द का प्रयोग किया। मात्रा शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वह अर्थ यहाँ नहीं है। जब हम किचन में जाते हैं तो हम कहते हैं किसी को कि इस सब्जी में नमक की मात्रा थोड़ी कम रखना, तेल और मसालों की मात्रा भी कम रखना, लेकिन वह अर्थ यहाँ नहीं है। यहाँ एक दूसरा तकनीकी अर्थ है। वास्तव में जो स्वर ध्वनियाँ हैं उनके चिन्ह हम पहचानते हैं, जैसे अ का चिन्ह ये है, आ का चिन्ह ये है, किंतु जब ये ध्वनियाँ किसी व्यंजन ध्वनि से जुड़ती हैं तो उन व्यंजन अक्षरों में इनका रूप बदल जाता है। जैसे आ की ध्वनि अगर किसी व्यंजन में जुड़ती है, क में उदाहरण के लिए, तो क के बगल में एक खड़ी पाई लग जाती है उसकी दाहिनी ओर, और वह इस बात का द्योतक होता है कि इसमें क में आ ध्वनि लग गई है और यह क नहीं बल्कि का हो गया है। तो कौन सी स्वर ध्वनि व्यंजन अक्षर के साथ जुड़ने के बाद कौन सा नया रूप धारण कर लेती है, यह हम आपको एक एक करके बताएंगे। अगर आप मात्राएं सीखेंगे तो वह इस प्रकार से हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, वह तो सिर्फ किसी व्यंजन ध्वनि को उच्चारित करने में
मदद करता है। जैसे आप क नहीं बोल सकते बिना अ लगाए हुए मूल क में, उसको आप सोच सकते हैं और उसको आप हलंत से प्रदर्शित भी करते हैं लिखकर। क हलंत प्लस अ इज इक्वल टू, यानी बराबर है क के। क में जब हलंत लगा तो इसका मतलब हुआ कि वह बिना अ के क है, जिसे आप बोल ही नहीं सकते, सोच जरूर सकते हैं। आ ध्वनि जब बोलते हैं किसी व्यंजन ध्वनि में लगती है, किसी व्यंजन अक्षर में लगती है तो वो खड़ी पाई के रूप में उस व्यंजन अक्षर के बगल में आ जाती है। अगर आप ई छोटी ई ध्वनि लगाते हैं, ह्रस्व ही ध्वनि लगाते हैं किसी भी व्यंजन में, जैसे क में, तो वह उल्टा अर्धचंद्र बनाकर बाईं ओर खड़ी पाई बनाती है। तो यह चिन्ह है छोटी ई का। जैसे की, किताब। और अगर दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे आप क में, तो वह उल्टा अर्धचंद्र बनाकर खड़ी पाई के रूप में दाहिनी ओर नीचे गिरेगी, जैसे कील में। इसी प्रकार जब आप छोटे ऊ की मात्रा किसी अक्षर में लगाएंगे, व्यंजन अक्षर में, तो वह उसके नीचे आती है और एक गोला बनाकर बाईं ओर उसकी दुम घूम जाती है। और जब दीर्घ ऊ लगाएंगे तो वही गोला, उसकी दुम दाहिनी ओर चली जाएगी। जैसे कुर्ता कहते हैं तो क के नीचे ये छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए बाईं ओर घूमी हुई है। अगर आप कहते हैं कूड़ा, तो उसमें बड़ी ऊ की मात्रा है, दीर्घ ऊ की मात्रा है। ये दो शब्द याद कर लीजिए, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व यानी संक्षिप्त, दीर्घ यानी लंबा। जो जल्दी से बोली जाए वह ह्रस्व ध्वनि है, किताब। जल्दी से आपने ई बोला। और जब वह खींचकर लंबी बोली जाए तो वह दीर्घ ध्वनि हो गई, जैसे कील। किताब में आधे सेकंड में बोला उसको आपने ई को, और कील में आपने 1 सेकंड में बोला। ये फ़र्क हो गया दोनों में। तो हम बात कर रहे थे ऊ की मात्रा की। तो ऐसे छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा लगती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जहाँ अक्सर गलतियाँ होती हैं, र में नीचे यह मात्रा नहीं लगती, यह मात्रा र के बगल में लगती है। ये भी आप जानते हैं। गलती कहाँ होती है? जब आप ह्रस्व ऊ की मात्रा और दीर्घ ऊ की मात्रा में भेद नहीं कर पाते। र में जब आप ह्रस्व ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वह गोला घूमकर उसकी दुम बाईं ओर मुड़ जाएगी, और जब दीर्घ ऊ की मात्रा रू में लगाएंगे तो वह गोला घूमकर दाहिनी ओर मुड़ जाएगा। जैसे रुमाल में बाईं ओर मुड़ा रहेगा और रूस में दाहिनी ओर मुड़ा रहेगा। तीसरी गलती कहाँ होती है? जब आप ए और ए में भेद नहीं कर पाते, बोलने में और लिखने में। ए जैसे केवल, जब आप ए की मात्रा लगाते हैं किसी व्यंजन अक्षर में, जैसे क में, तो वह शिरोरेखा के ऊपर, ये शिरोरेखा है जो क के सिर पर लगी हुई है, शिरोरेखा के ऊपर एक तिरछी पाई के रूप में दी जाती है। तो वह एक तिरछी पाई रहती है। जैसे ए को लगाया, क में केवल बना, और अगर ए की मात्रा लगाई तो ऊपर 2 तिरछी पाइयाँ खड़ी हो गई, और उसे कहेंगे कैट, कैवल्य। ए और ओ को हम थोड़ा और समझ लें। ए की मात्रा जब लगाते हैं किसी व्यंजन अक्षर में, तो उसे सामान्य रूप से ए ही पढ़ते हैं, जैसे वैसा, जैसा। किंतु कभी कभी इसका उच्चारण खास उदाहरणों में ऐ जैसा भी होता है। जैसे हाथी का नाम सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध हाथी है ना, ऐरावत। उसे कुछ लोग ऐरावत भी कहते हैं, ऐरावत, और वह भी सही है। उसी प्रकार औ, सामान्य रूप से औ को औ ही पढ़ते हैं, लेकिन जब यह औ कौवा में आता है या गौ में आता है तो उन्हें अक्सर लोग कौवा या गौ पढ़ते हैं। ये भी सही है, और आप कौवा और गौ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका प्रचलन नहीं है। ओ की मात्रा लगाते हैं तो एक खड़ी पाई व्यंजन अक्षर के बगल में, और उस पर एक तिरछी पाई ऊपर शिरोरेखा के ऊपर, और औ इसमें एक खड़ी पाई
व्यंजन अक्षर के बगल में और उसके बाद 2 तिरछी रेखाएं शिरोरेखा के ऊपर। अंग, अंग एक अनुनासिक स्वर है। ये नाक से बोला जाता है। अनुनासिक का मतलब, अनु मतलब पीछे और नासिका, नासिका तो नाक को कहते हैं। तो मुख के पीछे नाक से भी ध्वनि निकालिए आप, तो अनुनासिक ध्वनि हो गई। जैसे माँ, तो ये चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ आ के लिए। लेकिन जब शिरोरेखा के ऊपर कोई तिरछी पाई आ गई मात्रा के रूप में, तो उस समय चंद्रबिंदु नहीं लगाते। उस समय उस चंद्रबिंदु को अनुस्वार के रूप में लगाते हैं, उस तिरछी पाई के दाहिनी तरफ। तो अनुस्वार और कब लगता है? आपने पढ़ा है वर्णमाला में कि क, ख, ग, घ, अंग, ये अंग 5वां अक्षर, इसको पंचम अक्षर कहते हैं। च, छ, ज, झ, य, ये य पंचम अक्षर है। ट, ठ, ड, ढ, ढ पंचम अक्षर है। त, थ, द, ध, न पंचम अक्षर है। प, फ, ब, भ, म पंचम अक्षर है। ये पंचम अक्षर पांचों ये अनुनासिक होते हैं, यानी उनमें भी नाक की ध्वनि का प्रयोग होता है। तो जब ये पंचम अक्षर कहीं आधे आते हैं, जैसे हिंदी में या बिंदी में आधा न है, तो उसके बदले उस आधा न को हटाकर ऊपर में बिंदी देने का प्रावधान किया गया है। आजकल यह बहुत चलता है, लेकिन हमेशा इस पंचम अक्षर के आधे रूप को हटाकर अनुस्वार नहीं लगाते। उसके कुछ नियम हैं। एक नियम यह जान लीजिए कि जब पंचम अक्षर 2 बार आ जाए एक के बाद एक, तो उस समय आधे को हटाकर अनुस्वार नहीं लगाते। जैसे सम्मान में, इसमें म आधा आया है, फिर पूरा आया है। 2 बार म आ गया तो इसके बदले छोटा म हटाकर अनुस्वार नहीं लगाएंगे, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे उसको। अपनी सुविधा के लिए लोग चंद्रबिंदु की जगह पर अनुस्वार का ही प्रयोग कर रहे हैं और चंद्रबिंदु लुप्त जैसा होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। यह ठीक नहीं है। दोनों 2 ध्वनियाँ हैं और दोनों चिन्हों का प्रयोग सही जगह पर होना चाहिए और दोनों का उच्चारण भी अलग अलग सही तरीके से करना चाहिए। जैसे यदि ह के ऊपर चंद्रबिंदु लगा और उसके बाद स अक्षर आया तो इसे कहेंगे हंस, और यदि ह के ऊपर अनुस्वार आया और उसके बाद स अक्षर लगा तो इसे कहेंगे हंस। दोनों में कितना फ़र्क है, लेकिन दोनों ही के लिए आजकल अखबार खास करके ह के ऊपर अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। यह अह जो है, यह वास्तव में विसर्ग है। अ इसलिए लिखा है कि आप उसके बिना बोल नहीं सकते, लेकिन जब किसी शब्द में लगाएंगे यह, तो अ हट जाएगा, सिर्फ ये विसर्ग रह जाएगा। विसर्ग अंग्रेजी के कोलन की तरह होता है, एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु। जैसे प्रातः काल में प्रातः में लगाइए अतः, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा, यानी इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये संस्कृत के शब्द है जिनमें विसर्ग लगा करता है, और यह अह उसी विसर्ग का द्योतक है। री जो है अंतिम स्वर जो है, इसके विषय में बता चुका मैं आपको कि री में और री में फ़र्क करना सीखिए। भगवान ने भगवद गीता में कहा है ना, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। हर व्यक्ति को अपना अपना काम खूब श्रेष्ठता के साथ करना चाहिए, तो हमें उच्चारण भी श्रेष्ठता के साथ करना चाहिए। अब आप एक काम करें, आप इस डॉगी की आवाज़ को विश्लेषित करने की कोशिश कीजिए कि इसमें कौन सी कॉन्सोनेंट्स और कौन सी वॉवल्स हैं, कौन से व्यंजन और कौन से स्वर ये बोल रहा है। ये बहुत मज़ेदार अभ्यास है, कोशिश कीजिए, शायद सफल हो जाएं। हरि शरणम।